हाय फ्रेंड्स। आज ये मेरी एक फर्स्ट वीडियो है और मुझे डिस्कस करना था इसके बारे में। और काफ़ी सुनने में आ रहा था JSW जो IPO भी आया है, आई मीन जो क्लोज़ हुआ है अभी कल को। तो उसके बारे में काफ़ी एनालिस्ट की मिक्स ओपिनियंस है। कुछ कह रहे हैं कि इट इज़ वर्थ इट और कुछ कह रहे हैं कि ओनली फॉर आई मीन लॉन्ग टर्म। मतलब मिक्स ओपिनियंस है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो हेलो, माय नेम आतिश मिश्रा एंड मैं फ़िलहाल इसमें करीब 3.5 साल से या मोर देन 3.5 ईयर्स, आप अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स कह सकते हो कि मैं अप्रॉक्सीमेट 4 ईयर्स से IPO मार्केट में या इन स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ। एंड अगर मैं अपने एजुकेशन बताऊँ तो मैं MBA फाइनेंस ग्रेजुएट हूँ। प्लस अगर सब कुछ प्लस इफ एवरीथिंग गोज वेल, सो सून आई विल बी अ साइबर रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो यस, आई थॉट कि मैं यहाँ बात कर सकता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि ये JSW ग्रुप का जो IPO, ये बेसिक ओवरव्यू में बात कर लेते हैं। ऑल्दो ज़्यादा इसके डिटेल में बात करने का कुछ अब मतलब है नहीं, क्योंकि IPO तो क्लोज हो चुका है। बट स्टिल बात कर लेते हैं क्या। तो आप सब जानते हो कि JSW बहुत बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा मोटा भी कंपनी है, वो स्टार्टअप है जो अपना IPO लेके आ रहा है, बड़ा ग्रुप है। तो बट जो इस सेगमेंट में, जो सीमेंट के सेगमेंट में है, ये काफ़ी छोटी कंपनी है। तो तो पहले हम देख लेते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन कैसा आया है। ऑल्दो जो डे 1 और डे 2 में सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नील था, कुछ भी नहीं था सब्सक्रिप्शन। बट कल काफ़ी अच्छा हुआ और QIBs ने 15.8 टाइम सब्सक्राइब किया है। NIS ने भी 10.97 सब्सक्राइब किया है। और रिटेल ने 1.8, रिटेल की तरफ से थोड़ा सा कम सब्सक्रिप्शन आया है, जो कि बड़ा साइज भी था। बट यस, जो पहला दिन और दूसरा दिन देख रहा था, वो तो लग ही नहीं रहा था कि जो ये 7.7 जो सब्सक्रिप्शन आया है वो मिलेगा। बट या लास्ट डे होते होते सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल गया है, बिकॉज इशू साइज बड़ा था। तो एक बार जल्दी से इनके फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल दिए गए हैं 2023 से लेकर 2025 तक में। 2023 से लेकर 2025 तक में जो एसेट्स है वो तो बढ़ी है, साल साल बढ़ी है वे। बट जो इनकम है वो अप्स एंड डाउन्स रहा है। जैसे 2023 में अगर हम देखें, जो कि मार्च का है, उसमें जो इनकम थी 5982 करोड़ के आसपास थी। और वही 2024 में जो इनकम हुई वो 6114 करोड़ के आसपास। बट 2025 में जो थोड़ी बढ़नी चाहिए थी वो डिप हो गई, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है बहुत। क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि पैसा बने, कंपनी पैसा बनाएगी तभी तो इन्वेस्टर पैसा बनाएगा। तो जो इनकम है उसमें डिप मिला है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो भी हमको अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि 2023 में 104 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2024 में, तो सॉरी 2023 में 104 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2024 में 62 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जो कि डिप हुआ, काफ़ी डिप हुआ। एंड 2025 में लॉस में, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। कोई भी कंपनी लॉस में होती है तो उसमें इन्वेस्टर पैसा लगाना डरता है पहली बार। एबिटा की बात करें तो भी अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। 826 करोड़ 2023 की बात करें, तो 2024 की बात करें तो 1035 करोड़। एंड 2025 की बात करें तो 815 करोड़। तो अप्स एंड डाउन्स पूरा ही 3 सालों में दिख रहा है, मतलब लास्ट के 2 ईयर्स में दिख रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी अप्स एंड डाउन्स में ही है। 2292 करोड़ के आसपास 2023 में थे नेटवर्थ इसकी, 2464 करोड़ की 2024 में थी। और 2352 करोड़ के आसपास 2025 में, जो कि 2024 में इसकी नेटवर्थ बढ़ी थी। और फिर अगर हम कहें, अगर सिंपल भाषा में, तो 2025 में इसकी नेटवर्थ घट गई, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। रिजर्व्स भी इसके हाथ में अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है। जैसे 1296 करोड़ का 2023 में था, और 2024 की बात करें तो करीब करीब 14 करोड़ के आसपास, 1399 करोड़ के आसपास। और 2025 में फिर घट के 1287 करोड़ के आसपास रह गए। तो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी, ऊपर से बोरिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है। 616 करोड़ अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो और साल दर साल बढ़े ही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ होप दिख रही हो कि हाँ डाउन हो रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो जैसे 2023 की बात करो तो 5421 करोड़ का था, 2024 की बात करो तो 5800 करोड़, और 2025 में ये 6100 करोड़ से ऊपर हो गया। तो इसी कारण से जो है इन्वेस्टर्स का मिक्स ओपिनियन है। अब ऐसा है कि अब भी ग्रुप बहुत बड़ा है ना। इस कारण से एक बार इसकी बाकी बात करने से पहले एक बार हम इसकी बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। ROC नेगेटिव है, PE भी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि लॉस में कंपनी, तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा, ठीक है। और ROC भी 7.05% का है, जो कि काफ़ी कम है। 15% से ऊपर होता है, एटलीस्ट 15% से ऊपर होना चाहिए। डेप्ट टू पीटी भी अराउंड 1% के आसपास आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज जैसा मैंने देखा, वैसे 500 करोड़ के आसपास, 520 करोड़ के आसपास पेमेंट कर रही है डेप्ट ये। बट फिर भी डेट बहुत ज़्यादा है, इतना रिपेमेंट के का भी इशू होता है फिर। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है। सो अगर हम ये सब कुछ देखें तो फाइनेंशियली तो काफ़ी वीक है। और
जो एक इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके कारण लोग इसमें इंटरेस्टेड है, जबकि मैं खुद इंटरेस्टेड था और कुछ लॉट मैंने अप्लाई किए हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो वो कारण है जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जो कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है एंड काफ़ी डाइवर्स ग्रुप है। तो इसके प्रोमोटर्स का ही कारण ही इसको सब्सक्रिप्शन मिला है, ये मेन इसका रीज़न था सब। अब इसे कंप्यूटर कंप्यूटर कौन कौन है, तो जो सब जानते हो गए आप अल्ट्राटेक के बारे में, वो इसका सबसे बड़ा कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी क्या, वो तो काफ़ी आगे है इससे, मतलब अगर हम उसकी रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 76,000 करोड़ प्लस की है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कंप्यूटर जो है इसका सबसे बड़ा, वो सेकंड नंबर पे आता है मुझे सीमेंट, जिसकी रेवेन्यू अराउंड 40,000 करोड़ से ऊपर की है। उसके बाद जो है जेके लक्ष्मी सीमेंट, फिर एसीसी, ये काफ़ी बड़े बड़े नाम है और काफ़ी बड़े बड़े कंपटीटर्स है। तो उस रेस में तो ये काफ़ी आगे, काफ़ी पीछे है। आई मीन मैं कह सकता हूँ टॉप 5 में भी नहीं होगी, टॉप 10 या टॉप 12 की रेटिंग हम इसको डाल सकते हैं। तो कंपटीशन वाइज तो नहीं है, बट येस जो उसका प्राइस बैंड है वो काफ़ी 150 से नीचे का जो प्राइस बैंड है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। ऊपर से फेस वैल्यू भी 10 रुपीज़ का है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया जेएसडब्ल्यू एक काफ़ी डाइवर्स ग्रुप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो जब कोई बड़ी कंपनी होती है ना, तो ऐसा रहता है कि फाइनेंशियल्स कभी वीक भी होते हैं तो जो प्रोमोटर्स है वो हैंडल कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा। और जैसे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ, स्विगी का आईपीओ था और क्या कहते हैं उसका, आई थिंक स्विगी का था एंड एक दूसरा था ओला का। यस, जो ओला का बहुत बड़ा नाम है, ऑल्दो ओला भी एक न्यू ब्रांड है, बट देन ऑल्सो स्विगी भी एक न्यू ब्रांड है, बट सब जानते थे स्विगी को, सब जानते थे ओला को। तो जैसे अभी इसकी जेबी है अराउंड 5% के आसपास, 7 से 8 रुपये चल रही है। जब ये ओपन होने वाला था तब इसकी जीएमपी जो हाईएस्ट गई थी वो 15% के आसपास गई थी, बट अभी 4 से 5% के आसपास में चल रही। ऑल दो जेएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए हमें, बिकॉज ये तो बस एक आइडिया लगाने के लिए होता है। तो मैं जेएमपी के भरोसे तो कभी मत रहना। बट एक बस एक बात, एक गेस के लिए अगर हम बात करें तो उस टाइम भी मैंने अप्लाई किया नहीं था, ये सोच के कि स्विगी का आईपीओ और उसमें जेएमपी वगैरह नहीं थी। लोग बोल रहे थे लॉस में है ये, सो बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि लॉस में है और परफॉर्म नहीं करेगी। एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिया था उन्होंने। इनफैक्ट जिसको अगर लिस्टिंग केस भी चाहिए थे उसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिया था। आई थिंक मैं अगर ओला की बात करूँ तो ओला ने तो पैसे डबल कर दिए थे एक वीक के अंदर में इन्वेस्टर्स का। यस, कुछ इवेंट भी था उनका, बट उसको फिलहाल साइड रखते हैं। हम जेएसडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, वो बस आपको मैंने बताया कि जब स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर ग्रुप होता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करे। इसीलिए इसमें अब जो मेन पॉइंट जो आता है कि अलॉटमेंट जिसको हो गया वो क्या करे, और जो अलॉटमेंट जिसको नहीं हुआ वो क्या करे। अब मोस्टली चांसेस अलॉटमेंट होगा इसमें सबको, ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट नहीं होगा इसमें, बट इफ़ इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो क्या आपको लिस्टिंग के डे के दिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाए तो आपको लिस्टिंग डे के दिन सेल होकर निकल जाना चाहिए कि जो प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकलो, या फ्लैट लिस्टिंग भी हो, मानो डिप लिस्टिंग भी होती है। जैसे अपने ट्रम्प साहब है, कब क्या बोलते हैं मार्केट को इधर से उधर कर देगा कोई भरोसा नहीं है। तो मान लो अगर फ्लैट लिस्टिंग भी होती है, कुछ भी प्रॉफिट में लेके निकल जाना चाहिए कि इसमें बुक होल्ड करना चाहिए। तो ऐसा मेरी तरफ से कोई बाइस का रिकमेंडेशन नहीं, ये आपका खुद का स्ट्रैटेजी, खुद का कॉल होना चाहिए। मैं बस एक अपना पीओवी रख रहा हूँ ताकि आप लोग इस थोड़ा समझ सको, अगर आपको थोड़ी हेल्प हो। बाकी इसके अलावा मेरा कोई ये कॉल नहीं है कि आप सेल करिए परचेज करिए, मेरा कोई ऐसा कॉल नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 10% के आसपास प्रॉफिट का। अगर मार्केट सब कुछ सही रहता, जैसे आज का मार्केट भी शायद पॉजिटिव है, मैंने आज 12 बजे चेक किया था तो 12 पॉजिटिव था। एंड कल भी मार्केट हमारा 500 पॉइंट 700 पॉइंट्स के आसपास क्लोज हुआ था प्लस में। तो अगर मार्केट ओके रहता है तो 5 से 10% के आसपास प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा शेयर है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेवेन्यू के मामले में मैंने जैसा बताया बहुत छोटी कंपनी है, तो इसको लेके भी काफ़ी अगर इसमें अगर हम होप देखें कि कंपनी बड़ी होगी तो काफ़ी होप्स है कि हाँ कंपनी बड़ी हो सकती है। ऊपर से प्रोमोटर ग्रुप बहुत अच्छा है, कल को फाइनेंशियल थोड़े और बिगड़ते भी है, जैसे अभी अभी कुछ खास फाइनेंशियल्स है नहीं इसके, लॉस में कंपनी। बट ये सब प्रोमोटर ग्रुप अच्छा है तो हैंडल कर लेती है प्रोमोटर ग्रुप। तो जेएसडब्ल्यू सब जानते हैं, बहुत बड़ा स्टील हर जगह इनका फैला हुआ है बिजनेस। तो उस वे में देखें तो आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी कॉल के ऊपर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई बाई कोई सेल का रिकमेंडेशन नहीं। बट येस, अगर आप उस तरह से देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप। ठीक है। एंड
कोई भी अगर ये सोच रहे हैं कि मैं लिस्टिंग के दिन लेके और सोचूं कि एक हफ्ते में प्रॉफिट में डबल कर लूँ या 10% और 20% कर लूँ, तो शायद वो मिले ना, क्योंकि वो चांस तो अभी जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनके पास भी नहीं है 10% का प्रॉफिट। बट अगर जिसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ठीक है। बस एक यही चीज़ है कि आप अपने अपने ये देखिए कि रिस्क किस चीज़। अब बहुत लोग होते हैं कि जिसके लिए पैसा, किसी के लिए होता है कि मैं 10 दिन पैसा होल्ड कर सकता हूँ, किसी के लिए होता है कि मेरे को 10 महीने भी नहीं आए पैसा तो चल जाए, किसी के लिए होता है कि मेरे को 10 साल के लिए भी नहीं आए तो चल जाए। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि जिसमें आप पैसा होल्ड नहीं कर सकते, या आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि आपके पैसे 10 महीने क्या 1 साल भी 10 साल भी नहीं आए तो आपको कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अपना रिसर्च के अकॉर्डिंग। बट अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए तो जैसे मेरे को 1 हफ्ते के या 10 दिन से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकता हूँ, तब आप इसे दूर ही रहिएगा। सो बस यही चीज़ था, ये एक डिस्कशन करना था मेरे को और ये शेयर करना था। बाकी देखते हैं 14 तारीख को कैसी लिस्टिंग होती है। अलॉटमेंट है जो कि के फिनटेक की साइट पे आ जाएगा इसका अलॉटमेंट। देखते हैं कितने बजे आता है, 12-1 बजे के आसपास, 2 बजे तक आ जाना चाहिए। और मैंने भी अप्लाई किया, मैंने लेट्स सी मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कुछ रिकमेंडेशन हो, कुछ सजेशन हो तो भी बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स, ओके, जय हिंद।